हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। आज हमारा 16वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। इससे पहले 15 सेट हम लगा चुके हैं। सारी क्लासेस को मैंने एक साथ एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और इन सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं क्वेश्चन के सेट। और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली हेल्पफुल है और हमेशा की तरह हर क्वेश्चन को हम डीपली समझेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो जो ये आप 70th क्वेश्चन देख रहे हैं, 17th क्वेश्चन, ये हमारा जो कल का हमने सेट लगाया था उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था। इससे आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़ेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। संज्ञान और भाव, संज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन और भाव होते हैं हमारे इमोशन। तो देखिए, दिमाग से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो संज्ञान में आती हैं और आपके दिल से संबंधित, आपके मन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपके संवेग या इन्हें भाव भी कहते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी भाव यानी कि इमोशन के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे भाव में क्या आता है, जैसे किसी से प्रेम करना, ठीक है, किसी के ऊपर हमें गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है, ये सब क्या है, हमारे मन के भाव हैं, हमारे मन के इमोशन हैं, जो कि दिखते नहीं हैं लेकिन उन चीज़ों को हम फील करते हैं क्योंकि वो क्या है, हमारे इमोशन है। ठीक है, जैसे रोना आता है, रोने का मन करता है, डर लगता है किसी से, ये सारे आपके भाव हैं। तो देखिए, ज़ेजोंग क्या कहते हैं, ज़ेजोंग कहते हैं कि ये जो संज्ञान है और भाव है ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये मानना है ज़ेजोंग का। ठीक है, वो कहते हैं कि संज्ञान का कोई भी कनेक्शन भाव के साथ नहीं है और भाव का भी कोई भी कनेक्शन संज्ञान के साथ नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ज़ेजोंग। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद है। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। अगर आपसे नॉर्मली पूछे क्वेश्चन में कि संवेग और संज्ञान आपस में क्या है, स्वतंत्र हैं, एकीकृत हैं, क्या है, तो आप कहेंगे, नॉर्मली अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे संज्ञान और संवेग आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे। लेकिन अगर ज़ेजोंग का नाम आ जाए तो आप कहेंगे, ये कहते हैं कि ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ज़ेजोंग का कहना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जो आपके लिए पेड नोट्स रेडी किए हैं ना, हैंड रिटन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं। आपको भी परचेज़ करना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहे हैं सीडीपी के। तो वहाँ पर मैंने पूरा एक सेंटेंस नोट करके लिखा है कि नॉर्मली ये आंसर होगा और ज़ेजोंग के अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जैसे अभी आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो मैं आपको करवा रही हूँ। जब आपका यहाँ पर दिमाग होगा, यानी कि संज्ञान मतलब दिमाग होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, है ना, कॉग्निशन हमारे दिमाग से संबंधित। तो पढ़ने में जब आपका दिमाग लगा होगा, साथ में आपका दिल भी लगा होगा, आपका मन होगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका दिमाग तो यहाँ है लेकिन मन कहीं और है, भाव यहाँ आपका नहीं है, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आ भी गई तो अभी आप समझ रहे हैं, कल सुबह इसको भूल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आप मानते ही हैं ना। जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो हम पूरे तन मन धन के साथ लग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है नॉर्मली। हमारा दिमाग भी पढ़ाई में होता है, हमारा दिल भी पढ़ाई में होता है, किसी और चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में भी ये चीज़ होती है, तो पूरा दिल दिमाग लगा करके हम पढ़ते हैं, तभी वो हमारी जो पढ़ाई होती है, वो लर्निंग की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है, सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में जब आपका दिमाग भी लगा होगा, आपका दिल भी लगा होगा, आपका मन भी होगा उसको करने में, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो संज्ञान होता है और जो भाव होते हैं, ये दोनों क्या है, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़ेजोंग का नाम आ जाए तो ज़ेजोंग कहते हैं कि इनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये चीज़ कहना है ज़ेजोंग का। ठीक हो गया, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। पूछा है कि वो शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन 1 है अवलोकन, दूसरा है संशोधन, तीसरा है प्रतिरूपण, चौथा है अनुकरण। तो
तो देखिए पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए, ठीक है, यानी कि वो काम बच्चे पहले सीख चुके हैं और उस सीखे हुए काम में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर टीचर फिर से सिखा रहे हैं। इसका मतलब है टीचर प्रयोग कर रहे हैं शिक्षण की अवलोकन विधि का, अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड का, ठीक है, क्योंकि वो काम बच्चों को ऑलरेडी सिखा चुके हैं, उसके बाद भी वो करवा रहे हैं, मीन्स वो अवलोकन करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं बच्चों का, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है मेनन और जेनिस के अनुसार, ठीक है, ये दो नाम है, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? सतर्क प्रस्तुत करता है, निवर्तमान, या फिर निरंकुश, या फिर चौकस। तो देखिए मेनन और जो जेनिस हैं इनके अनुसार निर्णय लेने वाले जो बच्चे हैं वो समस्या का पहले विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको टुकड़ों में तोड़ करके उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। फिर विकल्पों की सूची बनाते हैं और फिर उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार भी करते हैं। तो वो क्या हैं? वो सतर्क हैं। उनका व्यवहार ये प्रस्तुत कर रहा है कि वो एक्टिव होकर के ये सारे काम कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टैग वर्ड्स की वीडियोस का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको मैंने सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स करवाए हैं। CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, संस्कृत, SST, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक बार आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टैग वर्ड समझ जाएंगे ना उधर से, तो पेडागोजी सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी। बिलीव मी, एक बार करके देखिएगा, क्योंकि देखिए मैंने भी CTET का एग्ज़ाम दिया है, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो जो स्ट्रेटेजीज़ मैंने यूज़ करी थी ना, वही सारी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आपका भी पेपर बहुत ही ईजी वे में निकल जाए। तो एक बार जाकर आप ज़रूर देखिएगा, और जो इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना, उसी को देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब पर देखा था शिक्षक प्रेप के नाम से काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ भी बनने लगी हैं। अब टैग वर्ड्स वाली भी देखी थी और CTET की भी देखी थी, जो कि सही नहीं है। वहाँ पर क्या है कि कुछ आधी क्लिप वो इस चैनल की उठा करके लगा रहे हैं और आधी क्लिप वो अपनी मर्जी से लगा दे रहे हैं, तो वहाँ से आपको आधी अधूरी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जो रियल चैनल है वो यही है, शिक्षक प्रेप, और यहाँ जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो कौन से विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का मूल्यांकन करता है, ये आपको बताना है। सौंदर्यबोध विचार के आधार पर, या अमूर्त विचार के आधार पर, या तार्किक के आधार पर, या फिर सृजनात्मक विचार के आधार पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए समस्या सुधारक बच्चा है, इसका मतलब है कि आप जानते ही होंगे, जब कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले हम तर्क लगाते हैं। तर्क यानी कि लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। पहले अपने दिमाग से लॉजिक लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम सोचते हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 दिख रहा है, तार्किक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है, उसका सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। ये तो आप मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तार्किक विचार के आधार पर, ठीक है। जो अदर ऑप्शंस आप देख रहे हैं, लाइक आपका एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो ऐसी थिंकिंग होती है जहाँ पर कोई चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, ठीक है, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी कि इमेजिन कर सकते हैं। उन चीज़ों के लिए जब हम सोचते हैं तो वो होता है हमारा अमूर्त चिंतन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप ये पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। अभी आपने अपने दिमाग में सोच करके रखा होगा कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा या करूँगी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, फिर मेरी जॉब लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने में नहीं हो रही हैं, अभी सिर्फ आप सोच रहे हैं, ये चीज़ें कल्पनाएँ हैं, ठीक है। तो ये अमूर्त चिंतन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, लॉजिक वाली चीज़ सामने आएगी, तर्क वाली चीज़ सामने आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम है सामने में और उस प्रॉब्लम को सुधार रहा है बच्चा, तो वो क्या कर रहा है? तार्किक चिंतन के आधार पर सुधारेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए
अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है। पहला है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, तीसरा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य और चौथा है ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चे को एक कोई कार्य दिया है और कार्य करते समय बच्चे आनंद के साथ एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स अभ्यास कार्य। क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या हैं, खुद से कर रहे हैं, स्वयं आनंद लेते हुए काम कर रहे हैं और अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा ड्रिल और अभ्यास का कार्य। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी काम को करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर क्या है बच्चे को आनंद आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन या फिर गतिबोधक में आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु आपको दृश्य यानी कि दिखाया भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है और आप उसको स्पर्श भी कर सकते हैं, और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो गतिबोधक होती है ना, ये बॉडीली मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी। और यहाँ पर कह रहा है बहुसंवेदी शिक्षण, यानी कि जहाँ पर आपके बहुत सारे संवेद यूज़ हो रहे हैं लर्निंग की प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपका क्या क्या हो रहा है, दृश्य हो रहा है, श्रव्य हो रहा है, स्पर्श हो रहा है और साथ में गतिबोधक संवेदनाएं भी होंगी, यानी कि एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाएंगी। इन सभी का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। काफ़ी बार जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, तब भी अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से, यानी कि आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी का सेंटर है, यानी कि केंद्र है, यहाँ से परिधियों की ओर विकास हो रहा है। यानी कि इसमें सबसे पहले आपकी बॉडी की जो सेंटर है, जैसे आपके हार्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद हार्ट का डेवलपमेंट होने के बाद धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, अदर जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, आपके हाथ, आपकी फिंगर, फिर इनका विकास हो रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, मैं आपको इसे इंग्लिश में बता देती हूँ। पहले जो आपका विकास होता है ना, 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है, केंद्र से परिधियों की ओर विकास, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़, या आप कह सकते हैं सेंटर टू पेरिफेरी जो डेवलपमेंट होता है, जिसमें सबसे पहले आपकी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है, आपका हार्ट डेवलप होगा, यानी कि आपका जो हृदय है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आपकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन हैं, जैसे आपकी हाथ डेवलप हो रहे हैं, आपकी हाथ के फिंगर्स डेवलप हो रही हैं। तो इस तरीके से जो विकास होता है मनुष्य के शरीर का, उसे हम क्या कहते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विकास होता है वो होता है सर से पैर की ओर। ठीक है, सबसे पहले सर का विकास हुआ, फिर मनुष्य के पैर का विकास हुआ। तो अगर आपसे पूछे सर से पैर की ओर विकास क्या कहलाता है, ये होता है आपका सेफेलोकॉर्डल। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सर से पैर की ओर विकास सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहलाता है, और केंद्र से परिधियों की ओर विकास जो जाता है वो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। लिख लीजिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल को विकेंद्रीकृत विकास भी कहा जाता है। तो हिंदी में इसका ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे आप इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में इनके बहुत सारे नाम हैं फ्रेंड्स। समीपस्थ, दूरस्थ विकास भी है, इसके काफ़ी सारे नाम हैं हिंदी में। तो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया। अगर सर से पैर की ओर विकास पूछे तो आप कहेंगे कि ये सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है, और अगर आपसे पूछे केंद्र से बाहर की ओर विकास तो आप कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, अगेन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और मैंने बहुत बार आपको ये करवा दिया है, थ्योरी वाली क्लासेस में भी करवाया ही था। जो सोशलाइजेशन वाला चैप्टर था हमारा, क्लासेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है। नहीं, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चा क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है,
या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ओके, यानी कि ये ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे का सामाजिकरण होता है, उसमें बच्चे को कौन से स्थान पर रखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, उसमें प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है, ना कि स्कूल के शिक्षकों का, ना ही स्कूल की गतिविधियों का, ना ही स्कूल की दिनचर्या का। क्योंकि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक संस्था होती है, आप जानते ही हैं, और बच्चे का सामाजिकरण करना होता है। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है फ्रेंड्स किसी फैमिली में, तो सबसे पहले वो जन्म जिस फैमिली में लेता है, जो भी उस फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो उसके लिए एज ए सोसाइटी काम करते हैं। सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोग मिलेंगे या बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई उसको आप सोसाइटी कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक छोटे बच्चे के लिए वो भी सोसाइटी है जब उसके घर में 3-4 लोग हैं, सिर्फ फैमिली मेम्बर, उसके लिए वो भी सोसाइटी है। तो सबसे पहले तो सामाजिकरण बच्चे का उसकी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, तो दूसरे नंबर पर स्कूल में जाकर उसका सामाजिकरण होता है। अब स्कूल में कैसे होता है, स्कूल में देखिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। ऐसा है नहीं कि एक सिंगल बच्चा पढ़ता है स्कूल में, ऐसा नहीं होता है ना। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स भी आते हैं। तो बच्चा इन सभी को देखता है, इनसे धीरे धीरे बात करना सीखता है, वो जो कहते हैं उनको सुनता है और अपनी बात भी कहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है और बच्चे का सामाजिकरण स्कूल में होने लगता है। तो सबसे पहले सामाजिकरण स्टार्ट होता है फैमिली से, फिर स्कूल हो गया, आप पास पड़ोस हो गया, इन सभी जगह से बच्चे का सामाजिकरण होता है। क्योंकि समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, ये सभी बच्चा यहीं से सीखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था होती है जहाँ पर सबसे प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज़ का। यानी कि आप एक टीचर बन गए, ठीक है। सपोज़ आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जब आप एक शिक्षक हैं और किसी शिक्षक के समूह से जुड़ रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल में जितने भी टीचर हैं उनके ग्रुप में आप बैठे, आपने देखा कि उस ग्रुप में जो ड्रेस जो है अदर लोग पहन कर आ रहे हैं, आप भी वैसी ही ड्रेस जो है पहन करके ले जा रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आपसे पूछा है। समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश अनुपालन, समूह की अनुरूपता या समूह की पहचान। तो देखिए इसमें ये तो नहीं कहा गया है कि जो समूह है वो आपसे कह रहा है कि आप हमारी तरह कपड़े पहनो, और अगर वो समूह आपसे कहता फिर आप उसकी आज्ञा का पालन करते तो वो होता आज्ञाकारिता, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है, ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट है समूह निर्देश अनुपालन। आपको कोई निर्देश भी नहीं दे रहा है कि आपको यही पोशाक पहननी है, यानी कि ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर। नेक्स्ट है समूह की अनुरूपता। अनुरूपता भी यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, समूह की पहचान का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि समूह में सभी लोग एक जैसी पोशाक धारण कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि मुझे भी ऐसा ही पहनना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो समूह जो है यहाँ पर उसकी एक पहचान हो जाएगी कि ऐसे कपड़े पहनने वालों का समूह ये है, इस तरीके से। तो समूह की पहचान का प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका जीन पियाजे से पूछा गया है, ठीक है। थ्योरी वगैरह मैंने सब आपको करवाई हुई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण से प्राप्त हो जाती है। वस्तु स्थायित्व की बात हो रही है, सिंपली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के 4 चरण बताए हैं। 4 चरण कौन कौन से बताए हैं, S, P, C और F। ये है न्यूमोनिक, जो कि मैंने नोट्स में भी मेंशन किए हुए हैं। सारे न्यूमोनिक बहुत ही ईजी वे में आपको याद होने वाले हैं। S होता है आपका सेंसरी मोटर, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। P होता है प्री ऑपरेशनल, C होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेप में बच्चे के अंदर वस्तु के स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो बताइए कौन से स्टेज में होता है। तो ये होता है सिंपली संवेदी गामक अवस्था में। अब ये संवेदी गामक अवस्था क्या होती है, ये पहली ही स्टेज होती है जो मैंने आपको बताई, सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पर बच्चा सेंसेस के थ्रू चीज़ों को सीखता है। इस स्टेज में क्या होता है, देखिए इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है और फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने एक टॉय ला करके रख दिया, ठीक है। थोड़ी देर बच्चे ने उस टॉय के साथ खेला, उसके बाद आपने बच्चे से टॉय लिया और वहाँ से हटा दिया और कहीं छिपा दिया घर में।
बच्चे को दिख नहीं रहा है कि आप उसे छिपा रहे हैं, आपने बस बच्चे के सामने से उस टॉय को हटाया है, तो बच्चा रोने लगता है कि मेरा टॉय मुझे दे दो, मुझे खेलना है, बट आप उसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जो है रोना बंद कर देता है। आप उसके सामने से टॉय हटा दे भी हैं तो उस बच्चा जो है रोना बंद कर देता है, रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता चल जाता है कि ये जो टॉय है ये स्थायी है, यानी कि वस्तु जो है स्थायी है और अभी उसके सामने से कुछ देर के लिए हटाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपने वो टॉय पकड़ के फेंक दिया है। ये चीज़ इस स्टेज में बच्चे को समझ आने लगती है। इसी को कहते हैं कि वस्तु स्थायित्व का गुण। यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि टॉय उसके सामने से थोड़ी देर के लिए हटाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मम्मी ने या पापा ने कहीं छुपा दिया होगा। ये चीज़ वो समझने लगता है इस स्टेज में। तो इसी को बोलते हैं वस्तु के स्थायित्व का गुण। और ये पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके पहले ही चरण से संबंधित है। और पहला चरण है आपका सेंसरी मोटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, वैसे अब इन अवस्थाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़नी होंगी, डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। जैसे इसी स्टेज में क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? लाइक आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके हाथ में अपनी फिंगर देंगे तो झट से वो अपना मुट्ठी बंद कर लेता है ना। तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये वाली चीज़ें भी इस स्टेज में समाप्त होने लगती हैं। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक इसलिए मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये भी आपसे काफ़ी बार पूछी है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसके संदर्भ में बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चा केंद्र में होता है, यानी कि आप बच्चे को जो एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे को सेंटर में रख कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे की रुचि उस चीज़ में है या नहीं है, आप देख रहे हैं बच्चे को किस चीज़ की नीड है, आप देख रहे हैं बच्चे को कौन सी टीचिंग मेथड से समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ। यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जब शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं व्यक्तिगत शिक्षा। और यहाँ पर भी आप जानते हैं स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हर कोई बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को डेमो करके समझ में आ रहा है तो क्लास के सभी बच्चों को उसी मेथड से समझ में आएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है किसी बच्चे को लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छा समझ में आता हो सकता है किसी बच्चे को वीडियो क्लिप देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता हो। तो व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब ये होता है कि हर बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना। जैसे वो पढ़ना चाहता है, जिस चीज़ में उसकी रुचि है, उस टीचिंग मेथड के साथ उसको पढ़ाना, यही होता है व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन, जिसमें यही चीज़ होती है। और अब आप आंसर तक भी पहुंच गए होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम इसमें होता है, क्योंकि इसमें बच्चा केंद्र में होता है और बच्चे के अनुसार ही जो है एजुकेशन प्लान किया जाता है और बच्चे की रुचि के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपसे पूछा है कितने महीने के बच्चे, 18 to 24 ईयर्स मंथ, या फिर 24 से 30 महीना, या 30 से 36 महीने का बच्चा, या फिर 12 से 18 महीने का बच्चा। तो आपको बताना है कि किस महीने में बच्चा, अधिकांश बच्चे जो हैं शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मम्मी, ये एक शब्द है, ठीक है। पानी, ये भी एक शब्द है। दे दो, ये भी एक शब्द है। तो यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है कि इन छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जो बच्चे हैं छोटे छोटे वाक्य बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, पापा खाना दे दो। तो इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जब बच्चा वाक्य बनाना स्टार्ट करता है तब बच्चा होता है 18 से 24 महीने का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, IQ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? बिने ने दी थी, स्टर्न ने दी थी, टर्मन ने दी थी, या गैल्टन ने दी थी? अब देखिए, ये सभी जो है आपके बुद्धि से कनेक्टेड हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट यहाँ लिखे हैं। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो बुद्धि लब्धि या IQ का कॉन्सेप्ट है वो दिया था बिने ने, ध्यान रखिएगा, ये दिया था किसने? बिने ने। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। बाकी देखिए, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको नंबर स्टार्टिंग में भी बता दिया, फिर और बता देती हूँ मैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स बहुत ही कम प्राइस पर ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ हो गई और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सब मैं वहाँ पर आपको शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट के साथ। और ध्यान रखिएगा, हम सारे ही सब्जेक्ट्स के करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि एसएसटी करवा दीजिए, हिंदी भी करवा दीजिए, ऐसे ही ईवीएस भी करवा दीजिए। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाने वाली हूँ 1 by 1। वैसे अभी एग्जाम में आपका टाइम है, तब तक मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के करवा दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।